नमस्कार साथियों, आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 17 दिसंबर को प्रस्तावित है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर लगातार विभिन्न टेस्ट पेपर अपलोड किए जा रहे हैं। यह जो टेस्ट पेपर है, इंदौर की अलग अलग प्रसिद्ध कोचिंग संस्थानों के टेस्ट सीरीज के टेस्ट लिए गए हैं, जो किसी न किसी एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। आज का टेस्ट है जो दिव्य आईएएस से लिया गया है, जो हमारे सिलेबस की 3rd यूनिट मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें किस रूप में पाई जाती हैं? तो जो मध्य प्रदेश है उसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, यह दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। कहाँ? दक्षिण पूर्वी भाग में यहाँ पे पाई जाती हैं। यह 3 रूप में पाई जाती हैं। पहला है चिल्पी श्रेणी, जो कि बालाघाट में है, यहाँ पे बालाघाट में है। दूसरा सौसर श्रेणी, जो कि छिंदवाड़ा में है यहाँ, और सकोली श्रेणी यह आपकी जबलपुर में अवस्थित है। तो यह 3 श्रेणी के रूप में धारवाड़ क्रम विस्तृत हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। और जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं यह बहुमूल्य खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भूगर्भिक संरचना के आधार पर कौन सी चट्टान नवीनतम है, मतलब जिसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है? तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आपको एक बार सीक्वेंस बता दें। सबसे पहले है आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ था, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था, फिर तीसरे स्थान पर कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था, फिर इसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था, और 5वें नंबर पे यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। और सबसे लेटेस्ट जो चट्टानों का निर्माण हुआ था वह है आपकी दक्कन ट्रैप की चट्टान है। कौन सी? दक्कन ट्रैप की चट्टान है, जो कि मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में काली मिट्टी का प्रदेश है, उसका निर्माण दक्कन ट्रैप से ही हुआ है, और यह सबसे लेटेस्ट या सबसे नवीनतम चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को भौतिक रूप से मुख्यतः विभाजित किया गया है। तो मध्य प्रदेश को जो भौतिक रूप से किस रूप में विभाजित किया गया है? तो इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखेंगे, सबसे पहले मध्य प्रदेश का ए वाला जो भाग है यह मध्य उच्च प्रदेश है, फिर इसके बाद ये सतपुड़ा श्रेणी है, और ए आपका पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश, यह आपका मध्य उच्च प्रदेश है, फिर उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी, ये 2nd नंबर आपका सतपुड़ा श्रेणी है, और यह आपका बघेलखंड या पूर्वी पठार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। एक इसमें आपके डी ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, नहीं पूछा गया है। तो मध्य उच्च प्रदेश में 5 भाग आते हैं। कौन कौन से भाग आते हैं? यहाँ आपको बता दें कि 5 भाग हैं जो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, यह जो ग्वालियर वाला रीजन है यह आता है जो मध्य भारत पठार के अंतर्गत। कितना? फर्स्ट हो जाएगा मध्य भारत का पठार, दूसरा हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा हो जाएगा रीवा पन्ना का पठार, चौथा हो जाएगा ये आपका मालवा का पठार, और 5वां हो जाएगा ये नर्मदा सोन घाटी। तो जो 5 जो भाग हैं यह किसके हैं? मध्य उच्च प्रदेश के ही भाग हैं। हमने अभी देखा था इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश को भौतिक रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया था। उसमें से पहला था मध्य उच्च प्रदेश या मध्य उच्च प्रदेश था, दूसरा था सतपुड़ा जो नीचे था, और तीसरा था पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। तो अब जो मध्य उच्च प्रदेश था उसको 5 उप भागों में विभाजित किया गया है। तो उन्हीं 5 उप भागों के बारे में बात करी गई है। तो देखिए, कौन सा? पहला मध्य भारत का पठार, जो अभी हम बता चुके कि ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है। दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, यह भी इसके अंतर्गत आता है। तीसरा रीवा पन्ना का पठार, तो यह भी इसी के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा चौथा मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी भी मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आती है। परंतु जो बघेलखंड का पठार है यह मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। तो यही इसका हो जाएगा, बघेलखंड का पठार नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के पठार के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो मालवा का पठार है, इसके बारे में देखा गया है मध्य भाग में है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि मालवा का पठार मध्य भाग में थोड़ी है, यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है। अभी बताया था कि यह पश्चिमी भाग है, यह मालवा का पठार है। दूसरा है, यह जो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है उसका 40% ऑक्यूपाई करता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मालवा का पठार है यह 28% भाग को कवर करता है। कितना? 28% भाग को। तो यह भी गलत हो गया आपका, यह भी गलत हो गया। फिर है, इस पठार के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है, तो यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। यह मालवा के पठार से और हमारे मध्य प्रदेश के बीचों बीच से जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमारे बीचों बीच से गुजरता है। तो यही इसका क्या? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट था कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जाना पाव है, तो यह भी इसका गलत ऑप्शन है, क्योंकि मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सिगार चोटी है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों को पश्चिम से पूर्व की ओर अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे पश्चिम से पूर्व की ओर अरेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ आएगी, सतपुड़ा का पठार कहाँ है? नीचे है,
ये नीचे है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले राजपीपला की श्रेणी, यहाँ बड़वानी आदि क्षेत्रों में राजपीपला की श्रेणी का विस्तार है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो पचमढ़ी है या होशंगाबाद है, यहाँ पे आपकी महादेव श्रेणी हो जाएगी। और यहाँ पे आपकी ये बालाघाट ऊपर अनूपपुर साइड, यहाँ पे आपकी मैकल श्रेणी का विस्तार हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे सबसे पहले कौन हो जाएगा, राजपीपला की श्रेणी, तो 3। इसके बाद हो जाएगा आपका महादेव श्रेणी 2। फिर इसके बाद हो जाएगा ये मैकल श्रेणी यहाँ, तो सेकंड नंबर पे। तो फर्स्ट पे आ जाएगी आपकी कौन सी, राजपीपला, तो 3 नंबर। दूसरा महादेव, तो यहाँ पे 1। और ये आपकी मैकल श्रेणी 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, जो कि आपके ऑप्शन में गलत दिया है। आप इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में पर्वत दिए गए हैं और उससे संबंधित सर्वोच्च चोटी दी गई है। तो जो सतपुड़ा का पर्वत है, इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ चोटी है, जो कि पचमढ़ी में है। इसकी जो ऊंचाई देखें 1352 मीटर है। कितनी, 1352। बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है। और जो मालवा का पठार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है। चूंकि सिगार चोटी ऑप्शन में नहीं दिया है, दूसरे नंबर पर जाना पाव जो पहाड़ी है वह भी ऑप्शन में नहीं है। और तीसरी सर्वोच्च चोटी धजारी है, तो वही इसे ही हो जाएगा, धजारी चोटी। फिर इसके बाद अरावली पर्वत है, जो कि राजस्थान में है। और इसका सर्वोच्च जो शिखर है, गुरु शिखर है, यहीं पे माउंट आबू अवस्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वह 1722 मीटर है। कितनी, 1722 मीटर गुरु शिखर की। तो आप इसके ऑप्शन में ला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस पठार का भाग माना जाता है। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश हमारे दक्कन का पठार या दक्षिण के पठार का भाग माना जाता है, क्योंकि जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत है यह दक्कन के पठार से ही निर्मित हुआ है, इसलिए हमारा मध्य प्रदेश इसी बेल्ट में आता है। तो यह दक्कन के पठार या दक्षिण के पठार का भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको फाइंड करना है। तो पहला देखेंगे, नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के पश्चिम में धारवाड़ क्रम की तथा पूरब में दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं। यह एकदम गलत है, क्योंकि ये अपोजिट दिया गया है। इसमें देखेंगे ये आपका मध्य प्रदेश है, आप थोड़ा मैप को इग्नोर कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि नर्मदा सोन घाटी है, ये नर्मदा सोन घाटी हो गई। इसके पश्चिम में धारवाड़ क्रम की चट्टानें, मतलब यहाँ, जो कि गलत है। आपने देखा था कि इसके पूर्व में यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, अभी हमने देखा था। और जबकि इसके पश्चिम में यहाँ पे आपका दक्कन ट्रैप है, जो मालवा जिससे निर्मित है, मालवा का पठार, तो ये आपका दक्कन ट्रैप हो गया। तो इसमें अपोजिट दिया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि यह घाटी के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसको नर्मदा सोन घाटी भी बोलते हैं। और मध्य प्रदेश का जो सबसे निचला स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बांचू पॉइंट कहाँ अवस्थित है। तो बांचू पॉइंट है या विंध्याचल पर्वत पे बांचू पॉइंट अवस्थित है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को स्कार्पलैंड कहते हैं। तो रीवा पन्ना का जो पठार है, इसको विंध्यान कगार या स्कार्पलैंड कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि यह टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रखें तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको किस यूनिट का टेस्ट पेपर चाहिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बघेलखंड के पठार के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। देखेंगे बघेलखंड के पठार के बारे में देखेंगे, तो जो बघेलखंड का पठार है यह कहाँ है, पूर्वी भाग में अवस्थित है। यहाँ देखा था सीधी संगरौली, ये वाला जो पार्ट है यह बघेलखंड का पठार है, तो यह पूर्वी भाग में अवस्थित है, तो यह बिल्कुल सही है। यह गोंडवाना युगीन चट्टान से निर्मित है, तो यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बघेलखंड का पठार है यह गोंडवाना युगीन चट्टान से निर्मित है। और जो गोंडवा युगीन जो चट्टानें हैं उनकी एक विशेषता होती है, मतलब यह कोयले का यहाँ पे प्रचुर भंडार होता है। तो आपको पता होगा कि सीधी सिंगरौली में, यहाँ सोहागपुर में सबसे अधिक कोयले की परतें पाई जाती हैं, तो यह बिल्कुल सही है। इस पठार को मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि मालवा के जो पठार है यहाँ काली मिट्टी का प्रदेश है और यहाँ कृषि अच्छी होती है, इसलिए मालवा के पठार को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, ना कि बघेलखंड के पठार को। यहाँ की औसत वर्षा है 125 सेंटीमीटर होती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया था, तो सी ऑप्शन है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का उद्गम स्थल एक ही स्थान है। तो आपको पता होगा कि जो मध्य प्रदेश का अमरकंटक का पठार है, कौन सा अमरकंटक का पठार है, यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। एक तो यहाँ पे नर्मदा नदी का उद्गम हो जाता है जो पश्चिम की ओर बहती है, दूसरा यहाँ से सोन नदी का उद्गम हो जाता है जो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, तीसरा यहाँ से जोहिला नदी का निर्माण होता है। तो 3 नदियों का उद्गम स्थल एक ही है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, नर्मदा, सोन एंड जोहिला। तो 1, 2 एंड 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिनका उद्गम स्थल एक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदियां
मध्य प्रदेश की सामान्य ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश की जो सामान्य ढाल है वो कहाँ है, उत्तर की ओर है, क्योंकि देखना यहाँ से जाना पावा पहाड़ी, इंदौर महू से जो चंबल नदी निकलती है वह भी उत्तर की ओर चली जाती है। यहाँ से जो पार्वती नदी हो गई, काली सिंध नदी हो गई, बेतवा नदी हो गई, कैन नदी हो गई, सोन नदी हो गई। तो आप देख रहे हैं ना कि जितनी भी नदियां निकल रही हैं वह उत्तर की ओर ही जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? क्योंकि इनका ढलान ही उत्तर की ओर है। तो इनमें से कुछ 2 नदियां हैं जो मतलब जो नेचुरल ढलान है मध्य प्रदेश की उसका अनुसरण नहीं करती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती, क्योंकि नर्मदा नदी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है और पश्चिम की ओर बह जाती है। मतलब यहाँ विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर यह भी आकार की घाटी बनाती हुई निकल जाती है। और यहाँ पे बैतूल से ताप्ती नदी निकलती है, वह भी पश्चिम की ओर चली जाती है। जबकि मध्य प्रदेश का जो सामान्य ढाल है वह तो उत्तर की ओर है, जबकि ये नदियाँ तो पश्चिम की ओर बह रही हैं। मतलब यह आपके सामान्य ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अववाह क्षेत्र क्या है? तो नर्मदा नदी का अववाह क्षेत्र क्या है? नर्मदा नदी जैसे अमरकंटक के पहाड़ से निकली, इसे बहुत सारी सहायक नदियां आके मिलती जाती हैं, उनकी भी सहायक नदियां आके मिलती जाती हैं। तो यह एक अपवाह प्रतिरूप या ड्रेनेज का निर्माण करती है। तो जो इसका जो कैचमेंट एरिया है कितना है? 93,180 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 93,180 किलोमीटर कैचमेंट एरिया है, अववाह क्षेत्र नर्मदा नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदियां गंगा की सहायक नदियों में शामिल हैं? तो अभी हमने बताया था, एक तो सोन नदी और टॉन्स नदी, ये दोनों नदियां डायरेक्ट गंगा में जाके मिलती हैं, मतलब यह गंगा की सहायक हैं। जबकि बेतवा नदी और कैन नदी यह दोनों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो आप याद रखिए 3 और 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां 3 राज्यों में प्रवाहित होती हैं? तो 3 राज्यों में कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं हम देखेंगे। सबसे पहले जैसे नर्मदा देखें, तो नर्मदा नदी तो कहाँ से? यहाँ से निकलती है अमरकंटक के पठार से। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश और यहाँ पे केवल गुजरात में बहती है, 2 राज्यों में, तो यह नहीं होगा। अब ताप्ती नदी यदि देखें तो ताप्ती नदी यहाँ बैतूल से निकलती है, फिर यहाँ मध्य प्रदेश में, नीचे महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती, फिर से गुजरात में पहुँच जाती है। तो एक MP, ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, और एक गुजरात। तो 3 राज्यों से बहती है, तो बिल्कुल एक इसका हो जाएगा, 3 राज्यों से बहती है। अब चंबल नदी देखते हैं। आपकी जो चंबल नदी है, चंबल नदी कहाँ से? जाना पाव पहाड़ी, महू, इंदौर से निकलती है, इधर से जाती है, ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान से पुनः यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। तो सबसे पहले यह MP में जाती है, फिर राजस्थान में जाती है। राजस्थान में ही तो यह कोटा सागर और जवाहर सागर बांध बनाती है। फिर इसके बाद यह यूपी में जाकर इटावा के पास यमुना नदी में इसका समापन हो जाता है। तो 3 राज्य हो गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी। तो चंबल नदी भी हो जाएगी। जबकि बैनगंगा नदी है जो पारसबाड़ा पहाड़ सिवनी से निकलती है और सीधी महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। तो नर्मदा और बैनगंगा तो केवल 2 राज्यों में बहती हैं, परंतु ताप्ती और जो चंबल नदी है यह 3 राज्यों में बहती हैं, जो कि अभी हमने देखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, ताप्ती और चंबल 3 राज्यों से बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, नहीं पूछा गया है कि चंबल की सहायक नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जाना पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है और चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है। तो यहाँ से निकलेगी, फिर इसके बाद यहाँ पे राजस्थान में प्रवेश करेगी। उसके बाद यह मध्य प्रदेश होती हुई, सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की यदि बात करें, राजस्थान से बनास नदी आकर इसमें मिलती है। ये सीहोर से जो पार्वती नदी निकलती है वह भी चंबल में जाकर मिल जाती है। बगली गाँव देवास से जो काली सिंध निकलती है वह भी चंबल में आके मिल जाती है। तो इसकी जो सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई? काली सिंध हो गई, अभी देखा बगली गांव देवास से निकलकर चंबल में मिल जाती है। पार्वती नदी सीहोर से निकलकर यह भी चंबल की सहायक नदी बन जाती है। जो बनास नदी राजस्थान से आती है और वह भी चंबल में मिल जाती है। तो 3 नदियां तो आपकी चंबल की ट्रिब्यूटरी हो गई, परंतु माही नदी धार से निकलती है और राजस्थान गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो यह इसकी सहायक नदी नहीं है। और माही नदी को पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिए। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है कि यहाँ पे नदी दी गई है और यहाँ इसके ओल्ड नेम दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले केन नदी का प्राचीन नाम कामधेनु, जो कि नहीं है, क्योंकि केन नदी का प्राचीन नाम है सुक्तामती। क्या है? सुक्तामती है। और एक और नाम इसका मिलता है कर्णावती। क्या? कर्णावती। तो 2 नाम इसके मिलते हैं, किसके? केन नदी के। तो ये गलत हो गया। चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मावती है, बिल्कुल करेक्ट है। बेतवा नदी का जो प्राचीन नाम है बेत्रावती है, इट इज ऑल्सो करेक्ट। और टॉन्स नदी का जो प्राचीन नाम है तमसा नदी, तो यह बिल्कुल सही है। आप याद रखिए, इंडिविजुअली कहीं भी यह पूछे जाते रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता है? तो जो आपकी बैनगंगा और वर्धा नदी है, इनके संगम स्थल को प्राणहिता कहते हैं। इनके बारे में आपको थोड़ी सी यहाँ जानकारी दे देंगे। ये है आपका मध्य प्रदेश का मैप, थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है। यहाँ पे जो सिवनी का जो पारसवाड़ा पठार है, यहाँ से बैनगंगा निकलती है और बालाघाट होते हुए नीचे चली जाती है, और यहाँ वर्धन शिखर बैतूल से वर्धा नदी निकलती है, और यह दोनों आके एक जॉइंट पे मिल जाती हैं। जिस यह संगम पर मिलती हैं, इसको प्राणहिता कहते हैं। इसके बाद इस नदी को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ये आगे बढ़ती हुई महाराष्ट्र से जो गोदावरी नदी आती है, उसमें आकर यह मिल जाती हैं। तो याद रखिए आप, यहाँ से वर्धन नदी वर्धन शिखर से निकलती है बैतूल से, और यहाँ सिवनी के पारसवाड़ा पठार से बैनगंगा निकलती है। इन दोनों को जहाँ ज्वाइंट पे संगम होता है, उसे प्राणहिता कहते हैं। इसके बाद यह नदी प्राणहिता के नाम से जानी जाती है। कई बार यह पूछा गया है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप यह चाहते हैं कि इस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए, डेली टेस्ट पेपर अपलोड किए जाएं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियां तथा उन पर बसे नगरों के गलत युग्मों को छांटना है। तो बेतवा नदी है, इसके किनारे ओरछा बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। बैनगंगा के किनारे बालाघाट बसा हुआ है, अभी हमने देखा। सिंध नदी के किनारे सोनकच्छ, जो कि गलत है, क्योंकि सोनकच्छ है यह देवास में है, और यह काली सिंध नदी के किनारे है। किसके? काली सिंध। याद रखिए, सिंध और काली सिंध में अंतर है। तो यह सोनकच्छ काली सिंध नदी के किनारे है, ना कि सिंध नदी, तो यह गलत हो जाएगा। ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर बसा हुआ है, तो यह भी बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं जिनका मिलान करना है और सही आंसर को फाइंड आउट करना है। देखेंगे सबसे पहले, जो सोन नदी है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो जो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के पठार से हुआ। अभी हमने देखा था कि अमरकंटक के पठार से 3 नदियां निकली हैं। पश्चिम की ओर यहाँ पे आपकी नर्मदा नदी निकल जाती है, इस तरह पे आपकी सोन नदी निकल कर गंगा नदी में मिल जाती है, और ये आपकी जोहला नदी। 3 नदियों का उद्गम आपके अमरकंटक के पहाड़ से ही होता है। उसके बाद देखेंगे आप कूनो नदी। कूनो नदी कहाँ से निकलती है? शिवपुरी के पठार से आपकी कूनो नदी निकलती है। और जो टोंस नदी है, टोंस नदी आपकी कहाँ से निकलती है? तो टोंस नदी कैमूर के पठार से निकलती है। जो कैमूर की पहाड़ी है, अब जो मैहर जिला चूंकि अलग बन गया है, तो मैहर जिले में कैमूर की पहाड़ी से टोंस नदी का उद्गम होता है। और जो टोंस नदी है, यह भी जाकर सीधी गंगा नदी में मिलती है, इलाहाबाद के पास। अब ये छिप्रा नदी, तो छिप्रा नदी का उद्गम काकड़ी बर्डी पहाड़ी इंदौर से होता है। तो देखेंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 और 1। तो 2, 3, 4, 1 आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप याद रखिए, इंडिविजुअल भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है? तो जो माही नदी है, कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है। आपको एक बार बता दें कि यहाँ से धार से यह निकलती है, रतलाम होते हुए यह राजस्थान के बांसवाड़ा में यहाँ से गुजरती है, फिर पुनः यह गुजरात में प्रवेश कर जाती है और नीचे खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो लंबाई है माही नदी की लगभग 372 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है, और यह भी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्योंकि देखना यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। पहली बार जब ये ऊपर जाती है और पुनः जब ये नीचे आती है गुजरात के समीप, तो यह 2 बार कर्क रेखा को क्रॉस करती है। तो माही नदी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और माही नदी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले सबसे बड़ी नदी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी। देखेंगे चंबल नदी। चंबल नदी की जो लंबाई है कितनी? 965 किलोमीटर है, 965 किलोमीटर है। इसके बाद देखेंगे सोन नदी। सोन नदी की जो लंबाई है आपकी 780 किलोमीटर है। उसके बाद है आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। उसके बाद बेतवा नदी की जो लंबाई है 480 किलोमीटर बेतवा नदी की लंबाई है। तो देखेंगे सबसे पहले कौन सी हो जाएगी आपकी? चंबल मतलब 3, फिर हो जाएगी सोन 3, 4, फिर 1, 2, 3, 4, 1, 2। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो देखिए, जो मध्य प्रदेश है उसकी कुल लंबाई तो कितनी है? 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर है। यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक के पठार से, और यहाँ गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में यहाँ गिर जाती है। तो इसकी कुल लंबाई तो 1312 किलोमीटर है, परंतु इसमें मध्य प्रदेश पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश में जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई है, यह 1077 किलोमीटर है। कितनी? 1077 किलोमीटर। रिमेनिंग जो रिवर है वो आपकी यहाँ पे गुजरात में बहती है, और इसकी टोटल जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर हो जाएगी, परंतु मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट किन 2 राज्यों की मध्य संचालित है? तो जो केन बेतवा परियोजना है यह 2005 में शुरू हुई थी, और इसमें केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ा गया है ताकि बुंदेलखंड का जो सूखाग्रस्त एरिया है उसको सिंचित किया जा सके। तो यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के मध्य 2005 में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को
की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर वैनगंगा कौन से जिले लाभान्वित करता है? तो अपर वैनगंगा जो परियोजना है इनसे बालाघाट और जो सिवनी जिले हैं दोनों ही इसके अंतर्गत लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध कहाँ अवस्थित है? तो जो सरदार सरोवर बांध है यह आपके भड़ौच गुजरात में अवस्थित है। कहाँ? भड़ौच गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नर्मदा घाटी परियोजना का भाग नहीं है? तो नर्मदा घाटी परियोजना का भाग देखेंगे, इंदिरा सागर बांध है जो कि हमारे खंडवा में है, नर्मदा नदी परियोजना का ही भाग है और इसके अंतर्गत 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। सरदार सरोवर डैम है जो कि गुजरात में है परंतु नर्मदा नदी पर ही है। महेश्वर परियोजना जो हमारे खरगोन में है यह भी हमारी नर्मदा नदी पर है परंतु जो गांधी सागर बांध है यह चंबल नदी का भाग है, ना कि नर्मदा नदी का भाग, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे बांध परियोजना दी गई है और नदी दी गई है। तो यहाँ पे जो माता टीला बांध है यह बेतवा नदी पर है, बिल्कुल सही है। झांसी के समीप माता टीला बांध बना हुआ है, इसे माता टीला बांध को राजघाट परियोजना भी कहते हैं। क्या? राजघाट परियोजना। और जो कोलार बांध है यह भोपाल के समीप कोलार नदी पर है, तो यह गलत है, यहाँ पे बारना नदी दिया गया है। जबकि बाघ परियोजना है यह बाघ नदी पर ही है धार में, जबकि यहाँ पे पैंच दिया गया है, तो यह भी गलत है। तो इसका आंसर केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं उसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लगभग सभी यूनिटों को उसके अंतर्गत कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, परंतु जो चित्रकूट जलप्रपात है मध्य प्रदेश के चित्रकूट में नहीं है, अपितु यह छत्तीसगढ़ में है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। और किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर जो जलप्रपात है उसका नाम चित्रकूट जलप्रपात है और इसे भारत के नियाग्रा की संज्ञा दी गई है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है? तो कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। दुग्धधारा जलप्रपात जबलपुर में जो भेड़ा घाट है वहाँ अवस्थित है। मानधाता जलप्रपात यह खंडवा में अवस्थित है, परंतु जो बहूटी जलप्रपात है यह रीवा में सैलार नदी पर है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यहाँ पे पूछा गया था आपका नर्मदा नदी पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट आंसर, मतलब बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाणसागर परियोजना में शामिल नहीं है? तो बाणसागर परियोजना के बारे में, बाणसागर जो परियोजना है सोन नदी पर है और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा बांध भारत का सबसे बड़ा जलाशय रखता है? तो जो मध्य प्रदेश का इंदिरा सागर बांध है यह सबसे बड़ा इसका जलाशय है और इंदिरा सागर बांध से कितनी 1000 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं तो सत्य कथन की पहचान करनी है। नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है, तो यह गलत है क्योंकि मध्य प्रदेश की जो पहली नदी घाटी परियोजना है यह चंबल है। जो चंबल नदी घाटी परियोजना है इसकी शुरुआत 1954 में हो गई थी। इसके अंतर्गत 3 बांध बनाए गए थे। मंदसौर में सबसे पहले गांधी सागर, फिर उसके बाद राणा सागर और राजस्थान में जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अब जो नर्मदा घाटी परियोजना है इसका शिलान्यास 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था, तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बी सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो जो बेतवा नदी बोर्ड है इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के झांसी में है। किसके? उत्तर प्रदेश के झांसी में है। और बेतवा नदी का जो उद्गम है कुमरा गांव रायसेन से हुआ है और यह हमीरपुर में जाकर यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में यह मिल जाती है। उत्तर प्रदेश का जो हमीरपुर है वहाँ से यमुना नदी में यह मिल जाती है, तो आप याद रखिए। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? कुमरा गांव रायसेन से इसका उद्गम होता है। और बेतवा नदी कंट्रोल बोर्ड कहाँ है? झांसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से नहीं जुड़ा है? तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है इससे वंदना सिबा इससे जुड़ी हैं, मेघा पाटकर, इनका नाम तो बहुत ही आता है मेधा पाटकर का, बाबा आमटे बहुत सक्रिय रूप से नर्मदा बचाओ आंदोलन में भागीदारी निभाई है। तो जो तीनों जो व्यक्तित्व हैं यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हैं, परंतु किंकरी देवी का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजना दी गई है यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है। तो देखते हैं, जो बावनथड़ी परियोजना है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, अभी हमने देखा था। और जो राजघाट परियोजना है जो कि बेतवा नदी पर है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और किस पे? बेतवा नदी पे। जबकि बावनथड़ी परियोजना है यह आपकी बैनगंगा नदी पर है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। पेंच परियोजना है यह भी एक संयुक्त परियोजना है, परंतु जो थावर परियोजना है इस
इसका संकेंद्रण केवल और केवल मध्य प्रदेश के मंडला में है और यह किसी भी अन्य स्टेट के साथ यह ज्वाइंट प्रोजेक्ट नहीं है। तो आप याद रखिए, थाबर परियोजना केवल मध्य प्रदेश की ही परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का प्रारंभ 1971 में हुआ। कब? 1971 में हुआ। और जो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना है यह जबलपुर के समीप अवस्थित है। इसे बरगी डैम भी कहा जाता है, यह बरगी डैम के नाम से भी आ जाता है, याद रखिए। और यह जबलपुर के समीप है। इसका जो शुभारंभ है 1971 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सरदार सरोवर परियोजना के पुनर्वास में जो कुछ फर्जी रजिस्ट्री घोटाला हुआ है उसके संबंध में जांच के लिए एक आयोग का गठित हुआ है। तो कौन सा? सरदार सरोवर परियोजना के फर्जीवाड़ा की जांच के लिए एक आयोग गठित हुआ है। कौन सा? एनसी नागराज आयोग। कौन सा? एनसी नागराज आयोग गठित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया? तो जो भोज वेटलैंड है यह भोपाल में है और इसे 2002 में रामसर साइट के अंतर्गत शामिल किया गया था। आपको बता दें, जो रामसर साइट है यह ऐसी आर्द्र भूमियों को संरक्षित किया जाता है जहां पे जो जैव विविधता की दृष्टि से और हमारे पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, उनके संरक्षण के लिए रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश में भी वर्तमान में 4 रामसर साइट हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं जिसको पता हो कि कौन कौन सी वो 4 रामसर साइट हैं जिन्हें रामसर साइट का दर्जा मध्य प्रदेश में मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तालाबों के द्वारा सिंचाई किन किन जिलों में होती है? तो मध्य प्रदेश में जो तालाबों के द्वारा सिंचाई है यह आपकी बालाघाट और सिवनी में होती है। तो आपको एक बार बता दें कि मध्य प्रदेश में जो सिंचाई का पैटर्न कहाँ कहाँ कैसा है। तो देखेंगे, सबसे पहले जो ए वाला जो बेल्ट है नीचे, बालाघाट, सिवनी, मंडला, यहाँ पे तालाबों से सिंचाई सर्वाधिक होती है। जबकि जो उत्तरी भाग है यहाँ पर ग्वालियर वाला बेल्ट है, यहाँ पे नहरों का विस्तार अच्छा हुआ है, तो इसलिए यहाँ नहरों से सिंचाई होती है। परंतु जो बाकी जो मध्य प्रदेश का जो भाग है यहाँ पे नलकूपों, बोरवेल, ट्यूबवेल आदि के द्वारा सिंचाई होती है, कुओं से। तो आप याद रखिए 3 बेल्ट है, ये पहला बालाघाट सिवनी में यहाँ पे तालाबों द्वारा सिंचाई होती है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो जो ग्वालियर दतिया वाला बेल्ट है जहाँ पे नहरों का सर्वाधिक विस्तार हुआ है, यही सर्वाधिक सिंचित जिला है प्रतिशत के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? अभी हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में जो मैक्सिमम इरिगेशन है यह कुआं, नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल आदि के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है? तो जो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु, तो कर्क रेखा की वजह से होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा गुजरने के कारण यहाँ का तापमान अधिक हो जाता है और इसलिए यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु दशाएं उत्पन्न होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल 1, क्योंकि मकर रेखा तो यहाँ से गुजरती नहीं है। दक्षिण पश्चिम मानसून का इतना इफेक्ट है नहीं कि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु बन जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में कथन ए व कारण आर दिए गए हैं, तो इनको देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा महादेव की पहाड़ी पर 200 सेंटीमीटर होती है। बिल्कुल, क्योंकि जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी पर बताया था आपको कितनी 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बारिश का जो पॉइंट है। तो बिल्कुल सही है, महादेव पहाड़ी भी वहीं पचमढ़ी में ही है। फिर मालवा के पठार क्षेत्र समझा जलवायु वाला क्षेत्र कहलाता है, तो यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मालवा का पठार फाहियान ने जो मालवा की जलवायु है इसके सबसे उपयुक्त जलवायु माना था, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु यह इसकी सत्य व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि देखना यहाँ पे महादेव पहाड़ी की बात की गई है, यहाँ पे मालवा के पठार की बात की गई है, दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसलिए ए और आर दोनों सत्य तो हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिला समूहों में से कौन सा समूह निम्न वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो आपका भिंड, मुरैना, ग्वालियर है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, मतलब यहाँ पे लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर मिनिमम यहाँ पे बारिश होती है। तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर ये सबसे निम्न वर्षा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो अन्य जिले हैं इनके बारे में भी आपको एक बार बता दें, तो क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आपके यहाँ से सही हो जाएंगे इस मैप के माध्यम से। देखिए, आप इसे याद रखिए, जो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से जो मानसून प्रवेश करता है, तो यहाँ से इस वाले भाग में तो सर्वाधिक वर्षा हो जाती है, कितनी? लगभग 200 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। अभी हमने देखा जो पचमढ़ी है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे सबसे अधिक बारिश हो जाती है, कितनी? 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है। परंतु जो ए वाला इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे लगभग 150 सेंटीमीटर, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर एक औसत बारिश मान लो, यहाँ पर 150 सेंटीमीटर, 125 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। परंतु जैसे ही इसके पश्चिमी भाग में जाते हैं
हैं यहाँ पे बारिश कम हो जाती है। यहाँ पे जो बारिश है ये 70 से 75 सेंटीमीटर होती है और नीचे वाले क्षेत्र में लगभग 60 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर मालवा के क्षेत्र में यहाँ पे बारिश होती है। तो ये 4 बेल्ट हैं, आप इसे याद रखिए। पहला ए वाला बेल्ट है जो आपको बताया, छिंदवाड़ा, बालाघाट, अमरकंटक, अनूपपुर, ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, यह पहला रीजन हो जाएगा। दूसरा क्षेत्र ए वाला हो जाएगा, इसके ऊपर जो दमोह है, सागर है, रीवा पन्ना है, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पे 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। परंतु जो ऊपर जो ग्वालियर वाला जो ऊपर वाला ये बेल्ट है यहाँ पे 70 से 75 सेंटीमीटर बारिश होती है और जो इसका मालवा का क्षेत्र है यहाँ पे लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। तो आप जिले देखकर आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि भिंड मुरैना क्षेत्र है जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित देखेंगे यूनाला। हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में यूनाला कहा जाता है, बिल्कुल सही है। वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। मतलब ये चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ है? तो ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली जो वेधशाला है यह इंदौर में अवस्थित है। कहाँ? इंदौर में। यह क्वेश्चन पहले पूछा गया है MPPSC द्वारा, तो इसे आप याद रखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, बिल्कुल सही है क्योंकि पचमढ़ी होशंगाबाद यहीं स्थित है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है, यह भी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है जिसे मावठा कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु से बारिश होती है उसे मावठा कहते हैं, परंतु यह लौटते हुए मानसून के कारण नहीं होती है बल्कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। जो पछुआ पवनें आती हैं उनके द्वारा दिसंबर जनवरी में बारिश होती है। तो यही स्टेटमेंट आपका गलत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको किसी क्वेश्चन के संबंध में यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और यह भी बताइए कि आपको नेक्स्ट टेस्ट पेपर है किस यूनिट से चाहिए है। थैंक यू।